जब भी मैंने उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया था तब वो डायन मुझे ही जलील करके बुरी तरह पीट रही थी। वो सारी बातें जो उसने हमेशा अनदेखी की थीं आज अचानक बम की तरह फटी। पूरे 5 साल तक मेरी बेइज्जती उसके दिमाग में किसी तेज फिल्म की तरह घूमने लगी। अब उस चुड़ैल को समझ आ गया कि मैं वहां क्यों मौजूद था जहां हम दोनों पहली बार मिलने वाले थे, कॉफी पीने। तभी तो मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक मार दिया था और तभी तो उस भारी बर्फीले तूफान वाले दिन भी मैं उस पनौती की जान बचाने के लिए तैयार था। किस्मत ने उसके साथ भयंकर मोए मोए कर दिया था क्योंकि उसने उसी लौंडे की वाट लगा दी थी जिससे वो सबसे ज्यादा सच्चा प्यार करती थी। मेरी नजरें इसीलिए हमेशा उसके लिए अजीब थी। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरा। तभी उस छपरी लिन्नाई ये की एकदम चुभने वाली गंदी आवाज आई, ऐ वांग मो, क्या लगता है अगर ये डंडा तेरे शरीर में घुसा दूं तेरा क्या हाल होगा। चेन की अचानक पलटी और तेजी से हमारी तरफ आई। उसने तुरंत डंडा छीना और उस नीच को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। कौन है बे, किसकी इतनी हिम्मत हुई। वो फट्टू एकदम सुन्न पड़ गया और डर के मारे उसकी हवा टाइट हो गई। उसने घबराकर कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे बहन, मुझे मालूम नहीं था। उस बंदी ने उस नल्ले को पूरी तरह इग्नोर मार दिया। उसका हर कदम बहुत भारी था। आखिरकार वो किसी सच्चे भक्त की तरह मेरे पैरों में आकर गिर ही पड़ी। नुओ नुओ, ये देखकर वहां खड़े सबकी फटके हाथ में आ गई। चेन परिवार की वो घमंडी और अकड़ वाली वारिस जिसका इतना भयंकर भौकाल था, आज वो इतनी बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। और वो भी मेरे यानी वांग मो के सामने। ये सब देखकर उस छपरी की तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये क्या भसड़ मच रही है। वो डर के मारे पीछे हटने लगा था। उसने घबराहट में अपनी मुट्ठियां एकदम कस लीं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर ये बंदी मेरे साथ ऐसा कांड कैसे कर सकती है। उस डायन ने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया। मैंने अपने सारे इमोशंस छुपाए और तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया ताकि किसी को शक ना हो। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा हो। मैं चुपचाप उसे इग्नोर मारकर आगे बढ़ गया। हान जियोक्सी पीछे हटा पर फिर भी अपना मुंह खोल ही दिया था। चेन की ये मेरा वांग मो है। तभी उसने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक प्यारी और कड़क सी स्माइल खिल गई थी। एकदम सही, तुम ही मेरे नुओ नुओ हो। मैं शुरू से ही गलत थी। नुओ नुओ, तुम्हें तो हमेशा से ही पता था ना कि ये मैं ही हूं, है ना। मेरी तो हवा टाइट हो गई। जून का महीना है और मेरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स खोपड़ी पर आ गए हैं। इस भसड़ से बाहर निकलने का दिन बस सामने ही था। पर अब ये एकदम सपना लग रहा था। मुझे तो बस अपनी जिंदगी में कड़क वाली रोशनी चाहिए, न कि जिंदगी भर इस अंधेरे में सड़ना पड़े। मैंने उसकी तरफ एकदम शक्की नजरों से पलट कर देखा था। अरे चेन की, तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या। तुम ये किस नुओ नुओ की बात कर रही हो। मेरा हाथ छोड़ो। उसकी आंखों में एकदम खतरनाक वाला पागलपन था। मरते दम तक साथ ना छोड़ने वाली सनक वो बोली, अगर मैंने छोड़ दिया तो तू कल्टी मार लेगा। मैं डर से थरथर कांप रहा था। मेरी फट गई। मैंने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की। आखिर इस चुड़ैल को मेरा सच कैसे मालूम चल गया। वो बोली, मुझे माफ कर दे, अनजान बनने का नाटक मत कर। उसे देखकर मेरे तो तोते उड़ रहे थे। इस मनहूस शक्ल को देखकर मुझे उन बेइज्जती वाली काली रातों की याद आ जाती थी। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कुछ न समझने का नाटक किया। मैंने कहा, चेन की, उस तूफान वाले दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे उसके बदले में तुमसे कोई एहसान वापस नहीं चाहिए और मैं जानता हूं तुम चेन हो। मैं तुम्हारी माफी कबूल करता हूं। क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ोगी। एक और खतरनाक वाले भौकाल ने पूरी भीड़ का सिस्टम हैंग कर दिया ही था। लिन नाई, यी शूशी और हान जियाक्सी के तो एकदम तोते उड़ गए थे। वो तीनों नल्ले चुपचाप एक एक करके पीछे की तरफ खिसकने लगे थे। वो पतली गली से बिना कोई लफड़ा किए भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो अचानक बोली, सिर्फ माफी से घंटा कुछ नहीं होगा। इन सबको नर्क में जाना चाहिए। उसने पलटकर उस छपरी लिन को घूरा। उसकी आंखों में अचानक से एक कातिलाना और खतरनाक वाली चमक आ गई। ये भौकाल देखकर शूशी सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उस डायन की धमकी अभी भी उसके भेजे में गूंज रही थी कि अगर वांग मो एक खिलौना बन सकता है तो तू भी डर से वो पागलों सा हिला था। उसकी आंखों से भयंकर आंसू बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब उस नीच लिन का ही कांड है। लिन ने उसे फटी आंखों से देखा। तेरा क्या मतलब है बे। ये सारा रायता हमने मिलकर फैलाया था। अब तू शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। क्या तेरी हिम्मत है लिन से पंगा लेने की। मेरा सच में वो मतलब बिल्कुल नहीं था। उस लिन ने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। मैं इतना नीच कांड कैसे कर सकता हूँ। चेन की का चेहरा एकदम से मासूम और प्यारा हो गया। उसने बड़े प्यार से अपने आशिक की तरफ ऊपर देखा और बोली, मोमो, मैं तुम्हें खुश कैसे करूं। मुझे घंटा कोई खुशी नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ से कल्टी मारना चाहता हूँ। चेन की, हाथ छोड़। मेरे पास तेरे इन फालतू नाटकों के लिए टाइम नहीं है। मुझे जाना है। मैं तेरे साथ बैठकर पढ़ाई करूंगी। हमने तय किया था ना कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी साथ जाएंगे। उस बंदी ने इस लौंडे को एकदम कसकर अपने गले लगा लिया। उसे मेरे जिस्म से आने वाली खुशबू का बहुत ही भयंकर वाला नशा चढ़ा हुआ था। वो खुद को रोक नहीं पाई और सुकून के लिए उसने अपना सिर मेरी गर्दन में घुसा ही लिया था। चेनकी ने मुझे बहुत जोरों से गले लगाया। उसे मेरे अंदर से आने वाली महक से खतरनाक प्यार था। वो चाहकर भी अपना सिर मेरी गर्दन से बाहर नहीं कर पाई। उस लौंडे की गर्दन में वो सुकून ढूंढ रही थी। मैंने खुद से चिपकी उस डायन को देखा और उसे पूरी ताकत से दूर धकेल ही दिया। चेन की, पागलों की तरह हरकतें करना बंद कर। आज तू कौन सी घटिया स्क्रिप्ट लाई है और क्या नाटक चाहती है। ये सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर खंजर मारा हो। उसने उस सहमे हुए लौंडे को देखा। मेरी आंखों में बस खौफ था। उसमें प्यार का एक छोटा कतरा तक नहीं बचा था।
चेन की एकदम किसी परियों की रानी जैसी स्माइल दे रही थी, जैसे कोई पक्की आशिक अपने प्यार को मना रही हो कि अभी मोमो मुझे अपना नहीं सकता है। कोई लोड मत ले, मैं खुद से इतनी नफरत करती हूँ कि अपनी ही जान ले लूँ। आज बाहर बहुत भयंकर बारिश हो रही है, लाइब्रेरी बंद होने के बाद बस मेरा ही इंतजार करना। मैं तुझे ढूंढ लूंगी और तुझे सुरक्षित घर ले जाऊंगी, ठीक है? शुशु किंग भीड़ चीरते हुए आगे आई और बोली, चेन की, तू कतई बेशर्म है नीच। तू ये झूठे प्यार का फालतू नाटक किसके सामने कर रही है? दिन भर पागलों की तरह उछलती रहती है, जाकर अपने भेजे का इलाज करवा ले। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसने बस मेरे हाथ को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। उस डायन ने किंग का गेम बजाने का अपना गुस्सा कंट्रोल किया और खुद से बोली, मैं अपने प्यार के सामने अपना कबाड़ा नहीं कर सकती और अपनी इमेज खराब नहीं करेगी। मैंने कोई बात नहीं बोली, मैं उसकी चालाकी अच्छे से समझ गया। मैं थोड़ा झिझका और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। चेन की स्माइल में अब गजब की खुशी झलक रही थी। तो फिर मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी। तू यहाँ आराम से पढ़ाई कर, मैं इन सारे फालतू लोगों को भगाती हूँ। मैंने तुरंत मना कर दिया कि लोड मत ले, मैं सीधा 5वें फ्लोर पर चला जाऊंगा, मुझे इस जगह की आदत नहीं है। उन दोनों को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखकर ही चेनकी का चेहरा एकदम से खौफनाक हो गया। उसने अपनी ठंडी और नफरत भरी नजरों से लिन्नाई यी को घूरा। डर के मारे उस छपरी के पैर बुरी तरह कांपने लग गए थे। उसके दिल के अंदर से उठा एक भयंकर खौफ, उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसने रोने से भी ज्यादा गंदी सी जबरदस्ती की स्माइल चिपका ही ली। अरे चेन दीदी, क्या आपका भेजा फ्राई हो गया है? ये वांग मो 1-2 कौड़ी का चवन्नी छाप लौंडा है जिसके घर वाले सस्ते केक बेचते हैं। आप इसके साथ कैसे? आखिर आपका इस लुखे के साथ क्या चक्कर चल सकता है? चेनकी की आंखें गुस्से से एकदम खौफनाक लाल हो चुकी थीं। उसने उस फट्टू लिन को बिल्कुल घास नहीं डाली, बल्कि बाकी खड़े लोगों को देखा। उसने एकदम चिल होकर धीरे से बोला, तुम छपरी अभी तक यहीं खड़े हो क्या? तुम सबको भी इन नल्लों के साथ जेल जाना है? ये सुनते ही तमाशा देखने वालों की पूरी भीड़ डरकर गायब हुई। चौथे फ्लोर का वो पूरा प्रेस रूम एक झटके में खाली हो गया। लिन नाई ये की पहले ही फट के हाथ में आ चुकी थी। वो उस पर पागलों सा चिल्लाया, मैं सुशी ब्रांच के मालिक का बेटा हूँ। चेन की, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैंने माँ बाप को फोन कर दिया है, 4 स्टार ग्रुप के मालिक को। अगर उन्हें आज मेरी शक्ल नहीं दिखी ना, तो वो घर जाकर तेरी पूरी लंका लगा देंगे। चेन की ने हल्के से अपनी नजरें उठाई और एकदम चिल एटीट्यूड में बोली, तू आखिर है किस खेत की मूली? लिन से अपना रोना कंट्रोल नहीं हुआ। चेन की, तू ही हमें लाई थी, अब नया कांड किया। ये तो शुरुआत में मुझे बुली करने वालों के साथ मिली हुई थी। उन फालतू लड़कियों का मुंह बंद कर दे। मेरी गहरी आंखें एकदम ठंडी हो गई। पूरे प्रेस रूम में एक बेहद गुस्से वाली दहाड़ जोर से गूंज उठी। वो बंदी अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ बढ़ी। सबसे पहले तू मरेगा। ये सुनकर लिन नाई की आंखें फटी रह गईं। वो फट्टू रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, ये तो एकदम गैर कानूनी है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम मुझे जेल भिजवा दोगे। अगले ही पल काले सूट में सजे अनगिनत तगड़े बॉडीगार्ड्स बहुत तेजी से भागते हुए सीधा उस प्रेस रूम के अंदर घुसाए। सिस्टम हैंग यांग आओ सबसे आगे शान से चलता हुआ आया। वो बोला, मैडम, मैंने चेन परिवार की सबसे तगड़ी लीगल टीम को बुला लिया है। उनका ये लीगल डिपार्टमेंट एकदम टॉप क्लास और कतई बवाल है। चाहे मामला घर का हो या फिर बाहर का, ये टीम आज तक कभी फेल नहीं हुई। इन सारे कमीनों को बिना पैरोल के सीधा पूरी उम्र कैद की सजा सुनाओ, फिर इन सब को अनगिनत खुफिया कैमरों की निगरानी में किसी पब्लिक जगह से घसीटते हुए मेरे परिवार के उस खौफनाक बेसमेंट में ले जाके डाल दो जल्दी। चेन क्यूई अभी भी बिना खौफ के एकदम निडर खड़ी थी। तो फिर तुम ही वो इंसान हो जिसे सजा मिलनी चाहिए। लिन नाई की जोरदार दहाड़ बीच में ही दबकर रह गई। भाई, एक बॉडीगार्ड ने अपने हाथों से उसका मुंह कसकर दबा दिया था। 10 से ज्यादा लोगों को हथकड़ी पहनाकर मुंह बंद कर दिया था। लाइब्रेरी के ठीक सामने पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी थीं। मैडम, क्या इसके अलावा कोई और हुक्म है? हमारी क्लास के हर बंदे को जू यू और जू शोकिंग को छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाओ और वहां इनका सिस्टम फाड़ दो एकदम। जुर्म की गंभीरता के हिसाब से सबको सजा मिलेगी। कम से कम 3 साल की लंबी जेल तो पक्की है और सबसे खूंखार वालों को सीधे मौत की सजा दी जाएगी। फाइनेंस क्लास 2 के सारे नल्ले टीचर्स के पढ़ाने वाले लाइसेंस तुरंत रद्द कर दो। वो आज के बाद जिंदगी में कभी भी कहीं टीचर की नौकरी नहीं कर पाएंगे। उनमें से उस घटिया होमरूम टीचर हुआंग कियान को कम से कम 10 साल के लिए अंदर डालो। सुशी फॉरेन लैंग्वेज स्कूल के पोपट प्रिंसिपल को भी तुरंत कुर्सी से लात मारकर निकाल दो। यहाँ मौजूद हर एक छपरी इंसान मुझे हर्जाने के तौर पर पूरे 1 करोड़ रुपए देगा। जो पैसे देगा, सिर्फ उसकी सजा में 1 महीने की छोटी सी छूट दी जाएगी, वरना सड़ो अंदर। जिस किसी ने स्कूल चैट में मेरी बेइज्जती की है, उसे तुरंत बाहर निकाल फेंको। यांग ने अपने दिल में उठ रहे भारी झटके को चुपचाप दबा लिया एकदम। जो लोग इस स्कूल में पढ़ सकते थे, वो या तो बहुत अमीर थे या फिर बहुत ही ज्यादा ताकतवर। अपनी मैडम को इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके इतने सारे रईस लोगों को सजा देते हुए देखना, और वो भी सिर्फ एक ऑनलाइन दोस्त के लिए, बहुत अजीब था। उसने पूछा, मैडम, क्या आप हमारे साथ लौटेंगी? वो बोली, नहीं, मुझे अभी इसे घर छोड़ना है। सिर्फ ये बात बोलने पर ही क्यूई के चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल आई। यांग उसे ऐसा करने से रोकना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने चुप रहना ही सही समझा। भाई, वो बाकी सबको वहां से दूर ले गया। पलक झपकते ही वहां सिर्फ वो अकेली लड़की बची थी। उसका पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसने अपना फोन पकड़ा और बार बार टाइम चेक करने लगी। भाई, बीच बीच में वो वीचैट खोलकर ये देखती रहती थी कि मैंने उसे अनब्लॉक किया है या नहीं, लेकिन किस्मत एकदम खराब थी। अभी तक मैंने उसे अनब्लॉक नहीं किया था, सब ब्लॉक ही पड़ा था यार। उसने खुद को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। 4:45 बजे तक इंतजार करने के बाद वो शांति से बैठ नहीं पाई और सीधा 5वीं मंजिल की लॉबी में गई। वो बहुत खुशी से ऊपर गई, लेकिन उस लॉबी में दूर दूर तक कोई भी नहीं था।
उसने निराशा में अपने होंठ सिकोड़े और उसे वहां एकदम खाली देखकर बहुत गहरा वाला झटका लगा। उसे अच्छे से पता था कि मैं पक्का वहां से दोबारा कल्टी मार चुका हूं। उसके दिमाग में काले ख्याल पनपने लगे, ऐसे खौफनाक और मनहूस ख्याल जो कभी बाहर नहीं आते, वो आखिरकार आज फूट पड़े। उस दिन जब हमें मिलना था, अगर तुम मुझसे मिलने आए होते तो मैं कसम से इन फालतू लोगों को तुम्हारे साथ ऐसा भद्दा मजाक बिल्कुल नहीं करने देती यार। क्या तुम मुझे अपने हाथों से सजा दे सकते हो? बंदी ने उस चाकू का हैंडल मेरे हाथ में रख दिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगेगी। मैंने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की और अपनी नफरत को दबाने में पूरा जोर लगा दिया। ऐसे पागल मत बनो प्लीज यार। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो धारदार चाकू कार की फर्श वाली मैट पर जा गिरा। ठीक है, तो फिर अब हम ऐसे पागलों की तरह बर्ताव नहीं करेंगे। क्या तुम्हें वो पक्का वाला वादा अभी भी याद है जो तुमने पहले मुझसे किया था? तुम अब भी हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, है ना? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा झिझका। जो बंदी मेरे लिए कभी इतनी ज्यादा बेरहम और एकदम जालिम थी, वो आज किसी सच्चे भक्त की तरह अपना सब कुछ मुझ पर लुटाने को पूरी तरह तैयार बैठी थी। एकदम पागल। उस दिन ढलते सूरज की रोशनी में उस लड़की के ठंडेपन को याद करते हुए मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की और धीमे से बोला, देखो हमारे बीच बहुत सारी दीवारें और काफी ज्यादा गहरे फासले हैं। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। वो चाकू मेरी हथेली में थमा दिया। मुझे साफ महसूस हो रहा था, उसका हाथ कांप रहा था। लगातार, मुझे पता है तुम मुझसे पक्का नफरत करते होगे। मैं बहुत ही नीच और घटिया इंसान हूं। मैं नर्क में जलने लायक हूं। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो? तो फिर आओ और मेरी जान ले लो। उसके मुंह से पागलों वाली बातें निकल रही थी। मेरी तो सच में हवा टाइट हो गई। अगले ही पल उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और वो तेज धार वाला चाकू सीधा उसके दिल की तरफ जोर से धंस गया। वहां से एकदम ताजा खून बाहर निकलने लगा। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, सही वक्त पर अपना हाथ पीछे खींच लिया, इसलिए ब्लेड ज्यादा गहरा नहीं गया। चाकू से खून बहकर सीधा मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर टपकने लगा। उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। उसने देख लिया था कि मेरे अंदर प्यार नहीं बल्कि सिर्फ खौफ भरा था। लेकिन फिर भी उस पागल बंदी ने हार नहीं मानी। यार, तुम असल में अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छे से पता था कि वो एक नंबर की सन की लड़की है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पागलपन इस खतरनाक लेवल तक पहुंच सकता है। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे लगा कि मुझे सच में उसकी बहुत फिक्र है। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया, अपना सिर आराम से मेरे पतले कंधे पर टिका दिया। वो जानी पहचानी खुशबू खून की तेज महक में पूरी तरह मिल गई थी और अब उसकी सारी घबराहट भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। वो बोली, मैं नहीं जाना चाहती। अगर ये घाव भर गया तो तुम मुझ पर तरस नहीं खाओगे। उसके इस भयंकर पागलपन और सनकी प्यार को देखकर मैंने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। मैंने सहम कर कहा, तुम सच में मुझे डरा रही हो? मेरी फट गई। वो तुरंत बोली, ठीक है तो फिर मैं हॉस्पिटल जाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें और नहीं डराऊंगी। उसने कार की खिड़की पर हल्के से खटखटाया और बाहर खड़े आदमी को इशारा किया। ड्राइवर झट से अंदर आकर बैठ गया और गाड़ी को सीधा हॉस्पिटल की तरफ भगा दिया। क्यूई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाई। उसने खुद को रोक ना पाते हुए अपने दोनों हाथों को पूरी तरह कसकर मेरी कमर के चारों तरफ लपेट लिया और मेरी बाहों में सिमट कर लेट गई। वो प्यार से बोली, तुम मेरे सच्चे प्यार और परवाह को इस तरह से बिल्कुल मत ठुकराओ मेरी जान। मैं ही फ्यूचर में तुम्हारी असली पत्नी बनूंगी। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब सिर्फ तुम्हारा है। मेरी नजर उस खतरनाक चाकू पर जाकर टिक गई जो अभी भी उसके सीने में फंसा हुआ था। ये कितनी भयंकर और खूंखार स्टॉकर है यार। मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मैं अभी भी अपनी उस मनचाही जिंदगी की तरफ भाग सकता हूं जिसका मैंने सपना देखा था? हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपने घाव का इलाज करवाने चली गई। तभी एक सूट वाला आदमी मेरे पास आया और उसने झुककर सम्मान दिया। वो बोला, मास्टर ये नया फोन है जो मैडम ने आपके लिए खरीदा है। आपके पुराने फोन का सारा डेटा पहले ही इन नए फोन्स में ट्रांसफर हो चुका है। सर, मैं यांग आओ हूं और अपनी मैडम का पर्सनल सेक्रेटरी हूं। आज के बाद से अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना किसी टेंशन के सीधा मुझसे बात करना। मैंने बहुत जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल चिपकाई और बोला, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मैडम को मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना। मास्टर, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे तो हम कोई नया और आजकल का ट्रेंडिंग मॉडल खोज लाएंगे। आपका जो पुराना फोन था वो उस बेवकूफ बॉडीगार्ड की लापरवाही के चलते बुरी तरह से टूट गया था सर। इस भारी पोपट के लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मास्टर, आप चाहें तो इसे हमारी मैडम की तरफ से मिलने वाला एक छोटा सा हर्जाना समझकर रख लें प्लीज। मैं खामखा एक बेचारे कर्मचारी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चुपचाप एक नीला और सफेद फोन उठा लिया। वो बोला, बाकी सारे आपके घर भेजेंगे। मास्टर, मैडम ने आपके सारे पुराने सामान को एकदम सही सलामत आपके नए और बड़े वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया है और आपकी दादी को भी उस नए घर में भेज दिया है। खुशी खुशी। मैंने पूछा, तुम लोगों ने मेरी दादी से क्या बोला? मैंने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। ये खेल अब बहुत ज्यादा बकवास होता जा रहा था। वो बोला, हमने कहा हम सिंघुआ यूनिवर्सिटी से हैं। चूंकि मास्टर पढ़ाई में एकदम टॉप क्लास हैं, इसलिए उन्हें ये नया घर इनाम में मिला है। आपकी दादी बहुत ही ज्यादा शरीफ थीं और उन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार से बर्ताव किया और हमारी पूरी मदद भी की। वो नया वाला फोन हाथ में पकड़े हुए मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी उसे दबा लिया। मैं जानता हूं यार, क्या तुम वापस जाने में मेरी मदद कर सकते हो? यांग थोड़ा सा चौंक गया। उसे अचानक से ये बात थोड़ी समझ में आने लगी थी कि आखिर मैडम सामने खड़े इस साधारण से लड़के के लिए इतनी ज्यादा पागल क्यों थी। वो बोला, मास्टर, मुझे सच में बहुत अफसोस है। हमारे पास ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैं वहां से लाचार होकर मुड़ गया। बचपन में मैं सच में कर्म पर पूरा भरोसा करता था। मेरे उस्तादों ने मुझे बताया था कि अच्छे कर्म करने से हमेशा अच्छा होता है
और बुरे काम करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। पर अब मुझे समझ आया है कि फालतू की नेकी सिर्फ पनौती लाती है। मैंने नजर उठाकर उस अस्पताल को घूर कर देखा। छत की ठंडी बत्तियां इन फीकी सफेद दीवारों की तरह एकदम मुर्दों जैसी मनहूस लग रही थीं। तभी वहां एक नर्स बाहर निकल कर आई और हमसे पूछने लगी कि तुम में से नुओ कौन है? मरीज बार बार सिर्फ तुम्हारा ही नाम पुकार रही है, तुम्हें अंदर जाकर उससे मिलना चाहिए। मैंने इधर उधर देखा, अपने उन बाउंसरों को घूरा और फिर चुपचाप अस्पताल के उस कमरे में अंदर घुस गया। उस पीली पड़ी हुई बीमार लड़की ने बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। मैं रिश्तेदारों वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे ये मानना पड़ेगा कि चेन क्यूई की भोली शक्ल ही उसकी इकलौती अच्छी चीज थी, और ऊपर से उसका वो लाचार चेहरा ऐसा लग रहा था मानो दुनिया भर के सारे दर्द उसी ने झेले हों, एकदम मुरझाए फूल की तरह। उस बंदी ने अपना कांपता हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश की। जैसे ही उसने मेरी छोटी उंगली को छुआ और उसे कसकर अपनी गर्म हथेली में दबा लिया, तब जाकर वो बड़ी ही खुशी से मुस्कुराने लग गई। कमरे में फैली उस दवाई की तेज और अजीब सी बदबू से मेरा दम घुट रहा था। मैंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया और एकदम धीरे से बोला, तूने तो वादा किया था कि तू मेरी पढ़ाई खराब नहीं होने देगी। ये सुनते ही वो एकदम सन रह गई। मेरे उस हल्के से गुस्से और ताने वाले टोन से उसे अंदर से बहुत खुशी मिली। वो बोली, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती थी। क्या तू पढ़ाई पर वापस जा सकता है? कल घर आकर मेरे साथ पढ़ना। मैं जानती हूँ शू किंग तेरा सबसे पक्का वाला दोस्त है ना। मैंने अपनी कंपनी का उनके परिवार के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में हाथ मिला लिया है। उनके पास कोई भी तकनीक या टैलेंट नहीं है, उनके पास बस पैसा और बहुत सारा माल है। मैंने सपोर्ट के लिए उन्हें अपने कुछ बंदे दे दिए हैं। ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। अगर मैं आगे चलकर भागा तो क्या उसकी कंपनी अपना सारा पैसा और आदमी वापस खींच लेगी? जवाब एकदम साफ था और डर के मारे मेरी सांस अटकने लगी। मुझे समझ आ गया था कि वो चुड़ैल एक ऐसा मजबूत पिंजरा बना रही है जिसमें वो मुझे जिंदगी भर के लिए कैद करके रखना चाहती है ना। मैंने कहा, तेरे साथ पढ़ने से मेरा ध्यान भटकेगा। ये सुनकर उसके होंठ एकदम सीधी लाइन में सिकुड़ गए। वो बोली, ठीक है, फिर तू अपने उसी दोस्त के साथ रह ले, मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी यार। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों पक्का शादी कर लेंगे। मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत बात घुमाते हुए उससे पूछा कि क्या तेरी इस चोट से तेरे एंट्रेंस एग्जाम पर फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा, तो मेरे नुओ को मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है, मुझे कुछ नहीं होगा। ओ ए नुओ, क्या तू सच में तुसिंग हुआ यूनिवर्सिटी के लिए अपना एडमिशन फॉर्म भरने की पूरी तैयारी कर रहा है? उसने थोड़ी ताकत लगाते हुए अपने सफेद हाथों की उंगलियों को मेरी 10 उंगलियों के बीच कसकर फंसा लिया। मैंने कहा, हाँ, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, और मैंने अपना हाथ खींचकर छुड़ाने की पूरी कोशिश की। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि सन यात सेन यूनिवर्सिटी साउथ में है, जो नॉर्थ से पक्का बहुत ज्यादा दूर होगी। ड्राइवर ने मुझे वापस ले जाकर मेरे उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर छोड़ दिया था। चेन ने ये जो नया अपार्टमेंट खरीदा है वो सियोक शहर का सबसे महंगा और एकदम टॉप क्लास वाला लग्जरी वीआईपी एरिया माना जाता है, जहां सब अमीर ही रहते हैं। वहां की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट एकदम जहर लेवल का है। उसी शानदार बिल्डिंग के ठीक सामने एक बहुत ही ज्यादा गंदी और गरीब झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती भी बसी है। वो टूटे फूटे और एकदम टेढ़े मेढ़े एक मंजिल वाले मकान ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी भी वक्त गिरकर मलबे में बदल जाएंगे, और आसमान एकदम काला पड़ गया। इस बदकिस्मत जमीन का कोई भविष्य नहीं था, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी वहां चमकना नहीं चाहती थी। चारों तरफ भयंकर काला धुआं उठने लगा था, जिसे देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। चारों तरफ साइनाइड की जहरीली बदबू फैलने लगी। मैंने उन छोटे घरों में भयंकर आग लगी देखी, और फिर वहां आग बुझाने वाले लोग भी बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे। तेज पानी की पाइपों को सीधे लपटों की तरफ मोड़ दिया गया, पर वो खौफनाक आग और भी ज्यादा भड़क उठी और सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हर एक इंसान के चेहरे पर भयानक डर और घबराहट साफ दिख रही थी। कोई चिल्लाया कि एक आदमी सबको काट रहा है, भागो यहाँ। कोई लोगों को जान से मार रहा है। कोई मर गया और अनगिनत लोग भागे। हाथ से खून बह रहा था तो किसी के पेट पर गहरा कट लगा था। मेरी हवा टाइट हुई और मैं सिक्योरिटी केबिन में जाकर छिप गया। दूर से मैंने भीड़ के किनारे पर देखा कि भीड़ में एक अधेड़ उम्र का आदमी पागलों की तरह चाकू घुमा रहा था। वो एकदम पागल लग रहा था, पर उसने उस तेज धार को जानबूझकर कमजोर लोगों पर ताना। वो लोग अपना बचाव भी नहीं कर सकते थे, जैसे औरतें, बूढ़े और मासूम बच्चे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मेरी नजर एक आर्मी की वर्दी वाले बंदे पर पड़ी, जो भीड़ को चीरता हुआ आगे जाकर उस अधेड़ आदमी के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया, जो अभी भी हाथ में चाकू लेकर पूरी दुनिया से बदला ले रहा था। वो वर्दी वाला बंदा काफी ज्यादा लंबा और तगड़ा था। उसका रंग हल्का सा गेहुआ और एकदम कड़क था। उसे देखकर मुझे अचानक से अपनापन सा महसूस होने लगा। मेरी जान हलक में अटकी थी। तभी मेरे फोन से एक बहुत ही ज्यादा चिड़ी हुई आवाज बाहर आई, हेलो हेलो, हम सियोक सिटी पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, तानहुआ बिल्डिंग। मैंने जल्दी से कहा, इसके ठीक सामने वाली बस्ती में एक आदमी सबको काट रहा है। पुलिस बोली, अच्छा, तानहुआ बिल्डिंग, ठीक है ना सर, हम अपनी फोर्स लेकर तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। जब मैंने ऊपर देखा तो वो चाकू पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उस अधेड़ को दबोच लिया गया था और पुलिस लेट पहुंची थी। साला हमलावर को उठाकर पुलिस की गाड़ी में बुरी तरह धकेल दिया गया। मुझे सुबह वाली खून की धमकी याद आ गई। प्रॉपर्टी मार्केट के पूरी तरह से तबाह होने की वजह से ही मकान मालिक अपना पैसा निकालकर भाग गए थे। किराएदारों को एडवांस वापस नहीं मिला और उन्हें बैंक का लोन भी भरना था, और फिर ऊपर से बेरोजगारी की लहर ने भी सबको एकदम बुरी तरह से तोड़ दिया। इसलिए लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया था। उस फौजी बंदे ने पीछे मुड़कर दूर तक देखा और सिक्योरिटी केबिन में बैठे हुए मुझे बहुत ही साफ साफ अपनी आंखों से देख लिया था यार। उस मनहूस आसमान के नीचे उस आदमी के होंठों पर एक अजीब सी खुशी और मुस्कान छा गई थी। उसकी वो मुस्कान एकदम चमकदार और रोशन थी। मुझे तुरंत याद आ गया कि वो कौन था। विंग चुआन वही पुलिस वाला था जिसने मेरी मदद की थी और उसे सजा के तौर पर खदानें साफ करने भेजा गया था। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वांगो, तुम भी यहाँ हो?
मैंने कहा हाँ, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैंने उसकी वर्दी देखी और मेरी नज़र उसकी आस्तीन पर लगे मेजर पर गई। वो बोला, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था जो मुझे एक पुलिस वाले के रूप में निभाना चाहिए था, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं। उसने पूछा, तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, मुझे इमारत 8 के दूसरे हिस्से में जाना है, बहुत शुक्रिया। फिर मैं उसके पीछे पीछे उस इमारत के नीचे तक चलता गया। वो एकदम से बोला, आजकल हमारे शहर में कत्ल की धमकियों वाले बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक बात है। उसने मुझे समझाया कि जब भी मैं बाहर निकलूं तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फिर वो थोड़ा झिझका और खुद से कहा कि अब उसे दूसरों के मामलों में टांग बिल्कुल नहीं अड़ानी चाहिए। उसका परिवार इस वक्त भारी मुसीबत में फंसा था और वो चेन ग्रुप का एक छोटा सा वार भी नहीं सह सकता था। आजकल हर जगह बस उसी ग्रुप के चर्चे भरे पड़े हुए थे। सारी खबरें उस ग्रुप की वारिस के बारे में थीं, जिसने अपने सताए हुए बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए उन सारे गुंडों को सीधे जेल के अंदर भेज दिया। इस बात पर सभी ने उसकी तारीफ की, लेकिन उसे पता था कि वो खुद एक नंबर की गुंडी थी। वो सोच रहा था कि मुझ जैसा बेचारा अपनी मर्जी से उसका बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है। वो खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर से उसका पुलिस वाला इंसाफ सबके सामने बाहर निकल कर आ गया। वो बोला, मैं इमारत 1 के पहले हिस्से में रहता हूँ, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। मैंने शुक्रिया में अपना सिर हिला दिया। मैंने कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ मेजर। फिर मैं मुड़ा और लिफ्ट के अंदर कदम रखते हुए वहां से निकल गया। वो वहीं शांत खड़ा रहा और मेरी पतली सी पीठ को घूरता रहा, जैसे हवा का एक झोंका ही मुझे उड़ा देगा। पिछली बार जब हम दोनों मिले थे उसके बाद से मैं अब बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो गया था। मैंने पासवर्ड डाला और घर के अंदर घुस गया। हमारा ये नया घर काफी ज्यादा बड़ा था और एकदम साफ सुथरा और चमकदार भी लग रहा था। वहां की सजावट बहुत ही शानदार असली लकड़ी वाली थी। तभी एक बहुत ही बूढ़ी सी आवाज आई, क्या मेरा मोमो घर वापस आ गया है? और वो आवाज मेरी प्यारी दादी की थी। वो अपनी छड़ी के सहारे मेरी तरफ चलती हुई आईं। उनके झुर्रियों वाले हाथ आवाज की दिशा में मुझे टटोल रहे थे। मैंने धीरे से उनका वो हाथ पकड़ लिया। वो मुझे छूकर बहुत खुशी से मुस्कुराईं, लेकिन उनकी वो खुशी तुरंत ही गायब हो गई। उन्होंने पूछा, मोमो, क्या आजकल कुछ ऐसा वैसा कांड हो रहा है क्या? मुझे अभी भी अपने उस पुराने वाले घर में ज्यादा अच्छा लगता है, क्या हम वहां वापस चले जाएं? मैंने कहा, कोई बात नहीं दादी, मुझे लगा सब जगह तो एक जैसा ही माहौल है, हर जगह बस उस चुड़ैल की ही नजर रहती है। बेहतर है कि मैं उसे थोड़ा शांत होने दूं, उसे लगने दूं कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ा बहुत प्यार बचा है। एक बार कॉलेज पहुंच जाऊं, फिर मैं ये शहर छोड़कर जेजू आइलैंड कल्टी मार लूंगा। वक्त के साथ उसका पागलपन भी कम हो जाएगा। वो बोली, चलो ठीक है, अच्छा है कि सब कुछ बढ़िया है। क्या मैं इस इमारत के गेट पर मीठे केक बेच सकती हूँ? मैंने कहा, दादी, अब आपको बाहर जाकर वो सब बेचने और मेहनत करने की जरूरत नहीं। हानचेंग यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे पहले ही 5 लाख की स्कॉलरशिप दे दी है। अब से आप बस घर पर आराम करना और अपनी जिंदगी के पूरे मजे लूटना मेरी प्यारी दादी। मेरे मोमो का भविष्य तो बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। वो मुस्कुराईं और उनकी आंखों के पास झुर्रियां पड़ गईं। वो बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई बहुत ही बड़ा और महान काम करके पूरी दुनिया को दिखाओ बेटा। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम जिंदगी भर खुश और महफूज रहो। शहर में खून की धमकियों वाले पोस्ट लगातार सामने आ रहे थे। ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर सरेआम समाज से अपना बदला लेने के लिए खतरनाक हमले कर रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि अगली तबाही अब कहाँ मचने वाली है। मैं घर पर एकदम शांति से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो चुड़ैल अब सच में मेरा दिमाग खाने नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब शांत है। शाम के वक्त मैं कभी कभी अपने इस बिल्डिंग के इलाके में टहलने के लिए निकल जाता था। आसमान में तारे चमक रहे होते थे। जब भी मैं टहलता था तो मुझे वो पुलिस वाला भागते हुए जरूर दिखता। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने अपना सिर घुमाकर देखा। जैसा मैंने सोचा था वो वहीं पर मौजूद था। वो आदमी रुका और पास की छतरी के बगल में खड़ा हो गया। वांग, तुम्हारी तो अभी एकदम मजे करने वाली उम्र है, तुम्हें थोड़ा और मुस्कुराना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की पूरी पूरी कोशिश की थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नुओ नुओ पुकारती हुई एक जानी पहचानी आवाज अचानक से आई। मेरी तो हवा टाइट हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उस चुड़ैल की परछाई खड़ी हुई दिख रही थी। मुझे उस लड़की का चेहरा एकदम साफ नहीं दिख रहा था। एक काली परछाई पास आई, उसकी नजरें एकदम कातिलाना थीं। वो बोली, वेन, तुम तो बहुत ही जल्दी वापस आ गए यहाँ पर आज रात को। उस पुलिस वाले की नजर मुझ पर पड़ी। वो 1 सेकंड के लिए रुका और फिर तुरंत ही वहां से हट गया। ये एकदम साफ था कि मुझ पर लगातार उस चुड़ैल की गहरी नजर रखी जा रही थी और मुझे एक तरह से कैद करके रखा गया था। उस आदमी को अच्छे से याद था कि मेरे घर वालों की हालत इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरा यहाँ पर होना सिर्फ और सिर्फ उसी का खेल हो सकता था। मेरी हालत तो उसके सोचे हुए ख्यालों से भी कहीं ज्यादा खराब और बदतर हो चुकी थी। आजकल उसके चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। उसने सोचा कि मुझ पर ध्यान देना बंद करो, यह सिर्फ किस्मत थी। वो बोली, वैसे मुझे अभी भी तुम्हें शुक्रिया तो कहना ही चाहिए वैन बाबू कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के लिए इतने अच्छे से अपना इंसाफ दिखाया। मुझे तुम्हें मेजर बनने के एडवांस में बधाई देने दो। तुम्हारा परिवार तो इतने सालों से बस नीचे ही गिरता जा रहा है ना मेरे प्यारे से दोस्त। ऐसे में तुम्हारे जैसे किसी मशहूर इंसान का बाहर आना बहुत ही मुश्किल काम था। तुम्हारे परिवार को ऊपर उठने के लिए इस सुनहरे मौके का पूरी तरह से फायदा उठाना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। मेजर, अब इस पर तुम्हारा क्या कहना है? उसकी ये बेइज्जती वाली और धमकी भरी टोन सुनकर मेरा दिल एकदम से बैठ गया और मेरी सांसें गले में अटक सी ही गई थीं। वो बोला, परिवार की किस्मत तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं बस ये तय कर सकता हूँ कि मुझे अपने रास्ते पर कैसे चलना है। उसकी नजरें एकदम अटल और बहुत ही ज्यादा मजबूत थीं। जिस दिन से मैं यहाँ रहने आया था वो उसी दिन से मेरे ऊपर वाली मंजिल पर आकर रहने लगी थी। मेरी हर एक हरकत बस उसी के कंट्रोल में आ चुकी थी।
वो सोच रही थी कि नुओं को फूल देखना पसंद है। वो हमेशा रात को 10 बजे बगीचे में बैठता है, ठंडी हवा के मजे लेता है और अपने ही ख्यालों में पूरी तरह खो जाता है। इसके अलावा अगर मैं घर पर अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा होता तो मेरा टाइम पास अपने दोस्तों से बात करना होता था। लेकिन जिस बात से वो थोड़ी सी चिड़ी हुई थी वो बस यही बात तो थी। वो पुलिस वाला अपनी रात की दौड़ के दौरान हमेशा मेरे पास से ही गुजरता था। उसे इस बात की टेंशन थी कि हम कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। उसके होठों के किनारे एक अजीब सी मुस्कान में बदल से गए। वो बोली, मेजर, जो मौका तुम्हारे सामने है उसे जल्दी से लपक लो और थोड़ा ये भी सीखो कि लोगों के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। चीज़ों को ध्यान से देखो और जब तुम ये सीख जाओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं तो तरक्की और पैसा बस कुछ ही समय की बात होगी। अब मैं अपने इस बॉयफ्रेंड को वापस लेकर जा रही हूँ। अपनी ये फालतू की बकवास खत्म करने के बाद उसने मुझे घसीटकर लिफ्ट के अंदर खींच लिया। मैंने देखा कि वो आदमी उसे रोकने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना ही चाहता था, पर इसलिए मैंने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और मेरी आंखों में एक अजीब सी विनती भरी हुई थी। मैंने उससे भीख मांगी कि वो मेरे पीछे बिल्कुल भी ना आए और वो वहीं पर एकदम से शांत रुक सा गया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि अभी वो इतना ताकतवर नहीं है कि उसका सीधे सीधे सामना कर सके। उसकी ये बेवकूफ़ी भरी हरकत मुझ पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत या तबाही लेकर आ सकती है किसी भी पल। मैंने देखा कि लिफ्ट में 7वीं मंजिल का बटन दबाया गया था और मुझे थोड़ा शक हुआ। मैं 6ठी मंजिल दबाना चाहता था लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ एकदम कसकर पकड़ ही तो लिया था। फिर उसने मुझे वो बटन दबाने से रोक दिया। मुझे सारी बात पल्ले पड़ गई कि वो 7वीं मंजिल पर रहती है और हमेशा से मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। लिफ्ट के दरवाजे एकदम से ही तो खुले थे। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गई। अंदर की सजावट बहुत ही महंगी और एकदम शानदार यूरोपियन तरीके से की गई थी। वहाँ का सारा सामान बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी से ही तो बनाया गया था। इस घर में मैं बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि वो क्या सोच रही है। अब काफ़ी देर हो चुकी है, मैं वापस जाकर सोना चाहता हूँ। मेरी दादी मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। ये सुनकर उसने अपना सिर उठाया। उसकी काली आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। यहाँ सोना भी वैसा ही है। तुम्हारी दादी सो चुकी हैं, अभी गए तो तुम उनकी नींद खराब कर ही दोगे पक्का। मैं बस वहाँ से भागने ही वाला था लेकिन उसने बहुत ही तेज़ी से दरवाजे को रोक दिया। उसने मेरी गर्दन को प्यार से सहलाया और बहुत ही आराम से मुझसे ये बात बोली कि तुम इतने पतले कैसे हो गए। मुझे पता था कि वो मेरे घर वाले वक्त की बात कर रही है। एग्जाम आने वाले हैं इसलिए भूख नहीं लगती है। आजकल उसके इस पागलपन ने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मेरी भूख पूरी तरह मर जाती है। मेरे साथ बिताए इस प्यारे वक्त में तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए। चेन क्यूई की नशीली निगाहें एकदम कोमल थीं। जब वो मेरे होठों के बेहद करीब आई उसने मेरे जवाब का बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया और सीधे उसने दरवाजा खोला और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। कमरे में चमेली की हल्की महक थी। वो प्यार से बोली, क्या तुम आज रात मेरे साथ सो सकते हो। मैं एकदम सहम गया। मैंने कहा, मुझे किसी और के साथ सोने की बिल्कुल आदत नहीं है, खासकर किसी लड़की के साथ तो नहीं। वो ये सुनते ही थोड़ा रुकी और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने कोमल हाथ से मेरे गालों को बहुत प्यार से सहलाया। उसकी आंखों में गहरा प्यार और थोड़ा पछतावा साफ दिख रहा था। वो बोली, मैं तुमसे थोड़ा दूर ही रहूंगी, मैं तुम्हें बिना छुए ही शांति से सो जाऊंगी। नुओ प्लीज तुम मुझसे ऐसे मत डरो मेरी जान। क्या तुम सच में मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो यार। मुझे अपने मुंह में एक अजीब सा खट्टा स्वाद फैलता महसूस हुआ। वो बंदी मेरे सामने नीचे बैठ गई और वो करीब करीब मेरे सामने घुटनों पर थी। मैंने कहा, नहीं यार, मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता, पर मैं तुम्हें कुछ खास पसंद भी नहीं करता। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी नीचे झुका ली। आखिर भविष्य में वो बस एक अनजान रागीर होगी जिसका मेरी आगे की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा। वो चुपचाप उठी और मेरे बगल में आकर आराम से बैठ गई। माहौल में बहुत गर्मी थी। उसने अपनी बाहें फैलाई और बहुत सावधानी से मुझे गले लगा लिया। जब उसने देखा कि मैंने उसका विरोध नहीं किया तो उसने मुझे और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अलग पागलपन और दीवानगी छाई थी। उसकी सांसें अब काफी तेज हो गई थीं। वहां का माहौल अब एकदम गर्म हो चुका था। वो मेरे प्यार में बहुत गहराई तक डूबती जा रही थी। काफी देर बाद उसने मुझे छोड़ा और प्यार से बोली, मैं तुम्हारे दिल की उलझन सुलझने का पूरा इंतजार करूंगी। क्या तुम आज रात मेरे घर सो सकते हो। मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। नुओ प्लीज मुझसे डरो मत, मैं कल सुबह ही जा रही हूँ। मैं 2 दिन वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो एक आंटी तुम्हारे लिए खाना बनाने आएंगी। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा ना लगे तो तुम जा सकते हो। तुम कल सुबह वापस जाकर आराम कर सकते हो। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे लिए मेरी आदत डालना मुश्किल है। मैं तुम्हें मेरी मौजूदगी की आदत डालने का पूरा वक्त दूंगी। हम सब कुछ बहुत आराम से करेंगे। हमारा भविष्य अभी लंबा है। मैं उसके साथ और ज्यादा उलझना बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बहुत ही कैजुअल तरीके से जवाब दिया। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन रात के ठीक 12 बजे एक बंद दरवाजा चाबी से धीरे से खुला। वो एकदम दबे पांव चुपके से अंदर आई। वो पलंग के एकदम सिरहाने खड़ी हो गई और मुझ सोते हुए लड़के को लगातार घूरने लगी। रात का वो लैंप बहुत धीमा जल रहा था। उसकी पीली रोशनी मुझ पर पड़ रही थी। मैंने नींद में अपनी भौहें सिकोड़ी जैसे मैं कोई बहुत डरावना सपना देख रहा हूँ। उसे अस्पताल में मेरी वो धीमी फुसफुसाहट याद आई। तुम ही क्यों, क्या मैं उसी के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसने झट से लाइट बंद की और अंधेरे में टटोलने लगी। वो धीरे से नीचे झुकी और उसने मेरे उन एकदम मुलायम होठों को बहुत प्यार से चूम लिया। उसके दोनों हाथों ने बिना सोचे समझे मेरी कलाइयों को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ लिया था। उसके नीचे दबा मैं नींद में हल्का सा तड़पा और खुद को छुड़ाने की थोड़ी कोशिश की। वो घबरा गई और उसने मुझे छोड़ दिया। वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और चुपचाप मुझे सोता देखती रही। वो रात काफी लंबी थी।
वो बंदी पूरी रात वहीं बैठी रही। आखिरकार सुबह हो गई, आसमान में रोशनी फैलने लगी। वो अपनी हड्डियों में बसी उस गहरी थकान के साथ सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर सीधे थाईलैंड के लिए निकल गई। उसके साथ उसकी बहुत ही जिगरी और पक्की सहेली जियांग भी सफर कर रही थी। उसकी दोस्त ने अचानक उससे पूछा, हम लोग इतनी जल्दी में आखिर थाईलैंड किस काम से जा रहे हैं? क्या हम किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं? उसकी नजरें नीचे झुक गईं, जैसे वो किसी फालतू और बिना काम की चीज के बारे में बात कर रही हो। पुराना दोस्त ये सुनते ही जियांग का चेहरा डर से एकदम पीला पड़ गया। अमीर घरानों के उसी सेम सर्कल में होने की वजह से वहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। सबको लान निया के खौफनाक अंजाम के बारे में अच्छे से पता था। उसे इंसानी फूलदान बनाकर सर्कस वालों को बेच दिया गया था। उस वक्त खुद को इस भारी कांड से बचाने के लिए मैंने उससे अपने सारे नाते बहुत पहले तोड़ लिए थे, पर उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी फंसूंगा। जब वो पागल होती थी तो जान की परवाह नहीं करती थी। लिन परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उनकी ताकत टूट गई थी। वो लोग बस जिंदा रहने के लिए पागलों की तरह छटपटा रहे थे और हाथ पैर मार रहे थे। मैं इस भसड़ का सामना नहीं करना चाहता था। समय तेजी से भागता है, वक्त बेदर्दी से बीतता गया और पलक झपकते ही 2 मई का वो खास दिन आ गया। अब यूनिवर्सिटी चुनने का फॉर्म भरने का टाइम था। मेरे पास सोचने के लिए एक दिन था, इसलिए मैंने तुरंत फॉर्म नहीं भरा। मैं वेट कर रहा था। मैं फॉर्म जमा करने के लिए आखिरी के बस 5 मिनट तक का इंतजार करना चाहता था। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे और सूरज बाहर झांकने लगा था। मेरा फोन जो पिछले कई दिनों से शांत पड़ा था, उस पर अचानक दर्जनों अजीबोगरीब मैसेज आने लगे। नुओ, क्या तुमने अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी वाली पसंद का फॉर्म भर दिया है या फिर नहीं? मैंने हानचिंग यूनिवर्सिटी को चुन लिया है। वो जगह सियोक सिटी से ज्यादा शानदार है। तुम्हें रहने के लिए कोई बड़ी हवेली पसंद है या फिर फ्लैट? क्या तुम बगीचे में गुलाब के पौधे लगाना चाहते हो या फिर दूसरी तरह के फूल? नुओ, मैंने हम दोनों के रहने के लिए एक बहुत आलीशान हवेली खरीद ली है। वो हवेली अंदर से बहुत बड़ी और बवाल है। उसमें हमारे मजे के लिए एक प्राइवेट मूवी थिएटर, कराओके और वो सब कुछ मौजूद है जो हम दोनों को चाहिए। अगर कोई चीज़ है जो तुम्हें पसंद हो तो मैं वो सब घर ले आऊंगी। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। मैं हमारी शादी की गजब तैयारियां अभी से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने फ़ोन हाथ में पकड़े रखा और किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने फॉर्म भरने के लिए शाम के 4:55 तक इंतजार किया और जेजू यूनिवर्सिटी को अपनी पसंद के रूप में चुन लिया। मैं बैठा कंप्यूटर की स्क्रीन घूरता रहा, एकदम आखिरी सेकंड तक नजर गड़ाए रखी, और जब देखा कि मेरी पसंद बदले जाने का कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे सुकून मिला। मेरा अटका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया और जान में जान आई। सूर्यास्त बहुत ही शानदार लग रहा था। आधा आसमान एकदम संतरी और लाल रंग में रंगा हुआ था। शाम का सूरज क्षितिज के आखिरी सिरे तक फैला था, जहां से पूर्व में चांद निकलता था। मैं सोफे पर पीछे की तरफ झुककर बैठ गया और गहरी उम्मीद में मुस्कुरा दिया। जून के बाद मैं नर्क जैसी खाई से हमेशा के लिए बचकर निकल जाऊंगा और एक ऐसी नई जिंदगी की तरफ बढ़ूंगा जो पूरी तरह सिर्फ मेरी अपनी होगी। मुझे अभी भी फॉर्म को लेकर बेचैनी हो रही थी। मैं अपनी चुनी जगह चेक करने के लिए हर एक घंटे वेबसाइट पर लॉगिन करता था ताकि कोई कांड ना हो जाए। वहां हर बार जेजू यूनिवर्सिटी ही लिखा हुआ था। अब जाकर मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उधर अंधेरा हो चुका था और उसे अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी मेरी जान। आज रात आसमान में कोई तारा नहीं था। रात के 10 बज चुके थे। वो बेचैन थी। उसने यांग को फोन लगा दिया, किसी से मास्टर की चुनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगाओ। क्या फॉर्म भरा है उसने? मैडम, मुझे पता चल गया है, उन्होंने जेजू यूनिवर्सिटी को अपनी पसंद चुना है। उसने अपने होठों को बहुत ज्यादा कसकर दबा लिया और उसकी उन काली आंखों में खौफनाक और जमा देने वाली ठंडक भर गई थी। मैं लड़का पिछले कुछ दिनों से ज्यादा शरीफ और अच्छे बर्ताव वाला बन गया था, जो अजीब बात थी। शारीरिक तौर पर करीब ना हो पाने के अलावा हम दोनों एक दूसरे से एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन मामला जितना शांत लग रहा था वो बंदी अंदर से उतनी ही ज्यादा डरी हुई थी। उसने हार नहीं मानी और जेजू यूनिवर्सिटी के बारे में उससे एक बार फिर कंफर्म करने के लिए कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसने जेजू यूनिवर्सिटी ही चुना है? हाँ मैडम, मास्टर ने जेजू यूनिवर्सिटी को ही अपने फॉर्म में भरा है। मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने फॉर्म बंद होने के बस आखिरी 5 मिनट में अपना सबमिशन किया था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ नीलामी में खरीदा गया। वो बहुत ही महंगा और शानदार फूलों वाला कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। अपना पोपट होते देख वो पागलों की तरह हंसने लगी। चेन क्यूई अपने मन में बुदबुदाई, तो इतने दिनों से मेरा पोपट बन रहा था और उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तभी नौकर बोला, मैडम वांग मो का आपसे प्यार ना करना एकदम नॉर्मल बात है। ये कड़वा सच सुनकर उस खुखार लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो गुर्राते हुए बोली, उसे मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, चाहे वो लौंडा ये चाहे या फिर नहीं। अब उस बेचारे के पास मुझसे मोहब्बत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम उस लड़के का फॉर्म बदलकर हानचेंग यूनिवर्सिटी कर दो। नौकर बोला, मैडम लिनमो आपके लिए सही है। वो आदमी आपके और आपके काम के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और बड़े मालिक आपको वांग मो के साथ कभी भी रहने नहीं देंगे। वो आपके इस रिश्ते के एकदम खिलाफ खड़े रहेंगे। आगे चलकर एक दूसरे की जिंदगी झंड करने से अच्छा है कि आप वांग मो को अभी छोड़ दें, उसे अपनी जिंदगी मजे से जीने दें। मैडम, आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तो फिर आप प्यार में अंधी होकर अपना गेम कैसे खराब कर सकती हैं? चेन बालकनी में खड़ी उस दर्द को याद कर रही थी जब वो नाजायज औलाद थी और उसके पास कुछ नहीं था। उसका खुद का सगा बाप उसके खून का प्यासा था और उसकी सगी माँ ने उसे पैसों के लिए एक नाइट क्लब में बेचा था। उसकी नानी ही इकलौती ऐसी इंसान थी जो उससे प्यार करती थी, लेकिन उस बेचारी को भी उसके उसी दरिंदे बाप ने मारकर खत्म किया था। उसकी जिंदगी के उस सबसे खौफनाक काले समय में मैं यानी नुआन यांग नुओ ही वो इकलौती रोशनी था जिसने उसे सहारा दिया था। वो मुझे किसी भी कीमत पर अपने पास ही रोक कर रखना चाहती थी, बिल्कुल उस डूबते हुए लाचार इंसान की तरह जो अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी को कसकर पकड़ लेता है।
चेन ने नौकर से बहुत ठंडी और कठोर आवाज में जवाब दिया, अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी से समझौता करके शादी करने में क्या उखाड़ लूंगी। मेरी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में होगा। तुम तुरंत जाकर उसका कॉलेज का फॉर्म हानचिंग यूनिवर्सिटी के लिए बदल दो। मेरे दादाजी को मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी, वरना अगर उन्होंने आनाकानी की तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना ही पड़ जाएगा और चेन युआन उनको जान से मार देगा। चेन की आंखें एकदम लाल होकर ऐसे चमक रही थी मानो वो कोई खूंखार भूखा जंगली जानवर हो जो किसी भी पल अपना आपा खो ही देगा। यांग आयो ने उसके खौफ से उसे आगे समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और बोला, मैडम उसका कॉलेज फॉर्म बदल दिया गया है, उसने फोन काट दिया है। चैन रात भर उसी बालकनी में खड़ी होकर बारिश की तेज आवाज सुनती रही। सुबह होते ही उसे एक पतला दुबला सा सफेद साया अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो मैं था। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं और मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। मेरे पीछे नुआन यांग पागल खाने तक आते ही चेन खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई और बोली। उसने आगे बढ़कर मेरा कॉलर कसकर पकड़ लिया और मुझसे पूछने लगी, मोमो तुमने अपने फॉर्म में कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम भरा है, मुझे सच सच बताओ यार। मैंने उसके सामने खुद को एकदम शांत दिखाने की पूरी कोशिश की और बहुत कैजुअल तरीके से जवाब दिया, मैंने हानचिंग यूनिवर्सिटी को चुना हुआ है। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, सर्दियों जैसी भारी बारिश तो नहीं थी पर फिर भी वो हड्डियां कंपा देने वाली ठंड थी। चेन अपनी सीट के पीछे टिक कर बैठ गई और देखने लगी। वो शीशे में मेरी शक्ल को घूरने लगी। वो खुद का मजाक उड़ाते हुए सोच रही थी कि वो जिसे प्यार करती है उसे पहचान नहीं पाई, इसलिए वो अंधी है। और फिर वो मुस्कुराने लग गई। वो बोली, मुझे भी यही लगा था कि तुमने हानचिंग यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, मुझे कुछ लोचा लगा। मैंने पागलों की तरह अपना फोन निकाला और अपना सबमिट किया, फॉर्म चेक कर लिया। उस फॉर्म की स्क्रीन पर बहुत ही साफ साफ 4 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ नजर आ रहा था, हानचिंग यूनिवर्सिटी, जिसे देखकर मेरे तोते उड़ गए। लेकिन साला कल तक तो वहां पर जेजू यूनिवर्सिटी ही लिखा हुआ था। मैंने अचानक ऊपर देखा तो मुझे उस लड़की की आंखों में एक छिपा खौफनाक राज दिखा। मैं सच में गजब बेवकूफ इंसान हूं। मैं अपनी धुन में इतना खुश था कि मैं ये भूल गया था कि फॉर्म बाद में बदल भी सकते हैं। ऐसे रईस लोगों के लिए फॉर्म बदलना एकदम बच्चों का खेल है, हाथ घुमाने जितना आसान है ना। मुझे लगा था कि आगे जिंदगी मस्त कटेगी। क्या कोई इंसान सच में हमेशा इतनी बड़ी पनौती हो सकता है? मुझे लगा था किस्मत हमेशा मेरी लेगी नहीं। मैंने सोचा था कि अगर मैं बिना किसी लालच के सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा तो ऊपर वाला पक्का मुझे कोई अच्छा फल देगा, मुझे मेरा सही जवाब मिल जाएगा। लेकिन सुबह होते ही मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। नया सवेरा मेरी आंखों के ठीक सामने ही खड़ा था, पर एक कदम दूर होने के बावजूद मैं हमेशा के लिए एक गहरे अंधेरे गटर में गिर गया। मैंने अचानक अपने सामने खड़ी उस लड़की को बहुत ही जोर से धक्का दे दिया था। मैं अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखर चुका था। मैंने चिल्लाकर पूछा, चेन तूने मेरा फॉर्म क्यों बदला? उसने मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की पर उसका हाथ खरोंच खा गया। वो रोते हुए बोली, हमने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी, हम साथ हानचिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तूने ही तो कहा था तू मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम अभी साथ रह सकते हैं? किस बात पर? इस बात पर कि तूने मेरा दिमाग खाया, या फिर इस बात पर कि तूने मुझे उस खौफनाक अंधेरे में धकेल दिया और दुनिया के लिए मेरी सारी उम्मीदों और अच्छी चीजों का हमेशा के लिए पूरी तरह सत्यानाश कर दिया। तू बिल्कुल सही कह रही थी, ये इंसानियत इस घटिया दुनिया की सबसे फालतू चीज है। यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं है, न भगवान है और ना ही कोई कर्मों का फल है। जो भयंकर कांड करते हैं वो मौज मारते हैं और सीधे रास्ते वाले तब तक कुचले जाते हैं जब तक वो टूट न जाए। मेरी इंसानियत ही मेरी मौत का वो खौफनाक मजबूत पिंजरा बन गई। मैं पिंजरे में कैद हूं जो आंखें हमेशा दूसरों को एकदम प्यार से देखती थी। आज चेन को घूरते हुए मेरी आंखों में सिर्फ भयानक नफरत थी, वो भी सिर्फ बेहिसाब वाली भयानक नफरत। चेन ने बड़ी ही मुश्किल से मुझसे पूछा, क्या तू मुझसे नफरत करता है? क्या तुझे मेरी जान बचाने का अफसोस है? बता। वो मुझे ये कड़वा सच कबूलने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने कहा, हाँ, मुझे सच में पछतावा है। ये मेरी खुद की गलती थी, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरों पर की गई मेरी नेकी एक दिन मेरे ही सीने में खंजर बनकर चुभेगी। मुझे अच्छे से पता था तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे कोई उसूल नहीं है, फिर भी मैंने तेरी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। आज मुझे जो भी भयानक दर्द सहना पड़ रहा है मैं उसी के लायक हूं। तू फाइनली जीत गई। मुझे अब सच में बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है और मुझे अपने उस फैसले से नफरत है। अगर मैं पीछे जा पाता तो मैं वो फैसला नहीं लेता। मैं जुनजांगो आइलैंड पर मजे करने के लिए वो मनहूस ट्रिप कभी नहीं चुनता। चेन, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। वो रोते हुए बोली, मोमो मैं सच में एक बहुत बुरी इंसान हूं, पर कभी ना कभी तू मुझसे फिर से प्यार करेगा। जब तक हम साथ हैं ये 5 साल का समय, दर्द और टॉर्चर वक्त के साथ पूरी तरह मिट जाएगा। तूने मुझे मौत से इसलिए बचाया था क्योंकि तू आज भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है ना? मैंने कहा, जिस मनहूस दिन तूने मुझे तड़पाने और परेशान करने का फैसला किया था उसी दिन हमारे बीच के उस प्यार मोहब्बत का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मैंने तेरे घाव सिर्फ इसलिए भरे थे क्योंकि मैं बाद में किसी घटिया गिल्ट का बोझ अपने सिर पर लेकर बिल्कुल नहीं जीना चाहता था। इसका प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी करता हूं वो एकदम सीना ठोक कर बिना किसी शर्म या फालतू दिमागी बोझ के करना चाहता हूं, ताकि मेरा सिस्टम हैंग ना हो और मैं हमेशा चिल मार सकूं। तू सच में एक नंबर की खौफनाक और घटिया डायन है और इसलिए मैं आधी रात को तेरे बारे में सोचकर रत्ती भर भी तरस बिल्कुल नहीं खाना चाहता। मेरा तो खून खौल जाता है, चाहे तेरी ये झंड हालत तेरे उन नल्ले माँ बाप की वजह से हो या फिर तेरी अपनी खुद की नीच और घटिया सोच की वजह से। मेरे दिल में तेरे लिए कोई दर्द नहीं है। मुझे जो करना चाहिए था और जो नहीं करना चाहिए था वो सब मैंने कर दिया है। तेरी इस पनौती जैसी हालत में मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि उल्टा मैंने ही तेरी जान बचाई है।
अब तू चाहे कितनी भी फट्टू और बेचारी बनने की नौटंकी कर ले या कितना भी दर्द सह ले, मैं तुझसे दोबारा कभी प्यार नहीं करूंगा। हमारा दुश्मन ना बनना ही हम दोनों के लिए सबसे बेहतरीन बात होगी। तू एक बहुत अमीर खानदान की लौंडिया है और मैं आम चवन्नी छाप लौंडा। मेरी औकात नहीं कि मैं तुझसे बदला लूं, क्योंकि तेरा वो ताकतवर परिवार मुझे बीच में ही चबा जाएगा सच। इसलिए हाथ जोड़ता हूं कि मुझे छोड़ दे। ये सुनकर चेन सुन पड़ गई। मेरे वो खौफनाक शब्द उसके सीने में खंजर की तरह चुभ गए कि ये लौंडा अब सच में मुझसे प्यार नहीं करता है। वो मेरे ऊपर अपने प्यार का एक छोटा सा कतरा भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका वो झूठा भ्रम अब पूरी तरह टूट चुका था और वो डायन पागलों की तरह भीख मांगने लगी थी। हमने पूरे 5 सालों तक हर दिन और रात एक दूसरे का साथ निभाया है और हर खौफनाक मुश्किल भसड़ का डटकर सामना किया है। प्लीज मेरी बात मान ले मोमो। हमारा वो बीता हुआ कल कुछ हद तक खुशियों से भरा तो था। तुझे मेरी जो भी हरकतें घटिया लगती हैं मैं वो सब कुछ बदल दूंगी, पक्का। सब कुछ बदला जा सकता है। तुझे जैसी भी बंदी पसंद है मैं तेरे लिए बिल्कुल वैसी ही बन जाऊंगी। तू बस एक बार अपने मुंह से बोलकर देख मोमो। मैं अपनी हर चीज से तेरी भरपाई करने को तैयार हूं। तू मुझे छोड़कर जाने के अलावा कोई भी खौफनाक सजा दे दे। तूने कहा था कि हम हमेशा साथ ही रहेंगे ना। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दे। ठीक है, मैंने कहा तेरे बिना ये भसड़ और लोचा कहां से आता। ये सब तो तेरे ही दिए हुए घटिया जख्म है, जिसकी वजह से मैं पूरे 5 सालों तक कीचड़ में तड़पता रहा। चेन, मेरी जिंदगी के इस खौफनाक नर्क को तूने ही अपने हाथों से बनाया था। डायन समझी, तेरी ये मुसीबत तेरे उस खौफनाक परिवार की वजह से आई थी। अगर ये नर्क नहीं होता तो भला मैं उस मनहूस वक्त को याद करके अपना खून क्यों जलाता यार। अगर तू किसी अच्छे परिवार में पैदा हुई होती तो तू मुझ जैसे 2 कौड़ी के इंसान पर ध्यान क्यों देती। वो रोते हुए बोली कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इंसान तू ही है मेरे मोमो। अगर मुझे भनक लग जाती कि तू नुआन यांग नुओ है तो मैं ऐसा कांड कभी नहीं करती। मोमो, ये सच जानकर मैं दर्द और पछतावे में बुरी तरह से तड़प रही हूँ। तू सच में नौटंकीबाज है। अगर मेरी जगह कोई और सीधा इंसान होता तो क्या तू उसे भी ऐसे ही अपनी मर्जी से जलील करके मजे लेती क्या। अगर ऐसा है तो फिर मैं ही ठीक हूँ। कम से कम इसने तुझ जैसी डायन को एक तगड़ा झटका तो दिया जिससे तेरी रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई है। इंसानों के बीच आखिर क्या ही फर्क होता है। क्या हम सबके पास बस एक नाक, 2 आंखें और एक ही मुंह नहीं होता है। फिर ये एटीट्यूड कैसा। सिर्फ इसलिए कि तेरा नाम चेन है तुझे लगता है कि तू ऊपर है और तू कमजोर लोगों को मजे में जलील करके अपने खौफ का जश्न मनाती। तेरा ये प्यार एकदम 2 कौड़ी का है। तू मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है। क्या तूने कभी भी अपने खाली दिमाग से सोचा है कि उन पूरे 5 सालों के दौरान नुआन यांग नुओ बनकर मुझे भी ठीक उसी तरह की भारी बेइज्जती और टॉर्चर सहना पड़ा होगा। अगर मैं वांग मो, तेरा वो प्यारा नुआन यांग नुओ नहीं होता तो फिर मेरी किस्मत क्या होती। चेन, तू ही मुझे ये बात बता। मैं चाहता हूं कि तू खुद अपने मुंह से मुझे कड़वा सच बता दे। चेन की बोलती पूरी तरह बंद हो गई थी। वांग मो ने पहले कभी इतने तीखे और कड़क तरीके से बात नहीं की थी। इससे उसका घटिया और बदसूरत दिल सबके सामने एकदम नंगा हो गया था। भला वो इस खौफनाक कांड की भरपाई कभी कैसे कर सकती थी। तू नहीं बोल पा रही है ना, ठीक है, तो मैं तुझे इसका सीधा जवाब देता हूं। अगर मैं नुआन यांग नुओ नहीं होता तो मेरी किस्मत तड़प तड़प कर मरना ही लिखा होता। शायद तेरे चेन परिवार के खौफनाक नर्क में या किसी थाई सर्कस में या किसी लाइव स्ट्रीम कमरे में लकड़ी की बेजान कठपुतली बनकर रह जाता मैं। और मुझे ऐसा भयानक टॉर्चर सिर्फ इसलिए सहना पड़ता क्योंकि मुझ जैसे 2 कौड़ी के इंसान ने तुझ जैसे ऊंचे अमीर लोगों के घटिया जुल्म के आगे कभी झुकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं दिखाई थी। तू चाहती थी कि मैं अपना सिर झुका दूं। तू मुझे पैसे और ताकत से टूटता हुआ देखना चाहती थी जब तक मैं जीने की उम्मीद ना छोड़ दूं और तेरे पैरों में गिड़गिड़ाऊं ना। चेन, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम अभी भी साथ रह सकते हैं। चेन की आवाज एकदम भारी थी। तुझे उन खौफनाक बातों के बारे में कैसे पता चला। मैंने अपना सिर उठाया। क्या तू बाकी लोगों को ढक्कन समझती है। ऐसा नहीं है कि मैं फोन पे लाइव स्ट्रीम नहीं देख सकता। वो खौफनाक सर्कस वाले तमाशे हमेशा सबसे टॉप सर्च रिजल्ट में ही बने रहते हैं डायन। भले ही कोई मुझे इन वीडियो के बारे में नहीं बताता, मैं आज नहीं तो कल इन्हें पक्का देख ही लेता। चेन, भले ही तूने मेरे साथ कोई घटिया जुल्म बिल्कुल नहीं किया होता पर किसी और को जलील किया होता तब भी मैं तुझ जैसी डायन से प्यार नहीं करता। चेन के हाथ गिरे और धीरे से कसकर मुट्ठी में बंद हो गए। उसके सारे खौफनाक और काले विचार इस पल पूरी तरह से बाहर फूट पड़े थे। मोमो, बस एक बार बोल दे कि तू मुझसे प्यार करता है। प्लीज बोल दे। मैं तुझसे रत्ती भर भी प्यार नहीं करता। जिस मनहूस दिन तूने मुझे सताना शुरू किया था उसी दिन हमारे बीच की सारी गुंजाइश खत्म हो गई थी। क्या तुझे पता है, मैं तो अपने सपनों में भी यही चाहता हूं कि तेरा ये चेन खानदान पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तू मुझे सिखा सकता है। मुझे सिखा कि अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, किसी से सच्चा प्यार कैसे करते हैं। मैं ये सब कुछ दिल से सीखने को तैयार हूँ। तू 18 साल की सांड है, 2 साल की बच्ची नहीं। क्या करना है और क्या नहीं डायन, क्या इसके लिए भी तुझे किसी के सिखाने की जरूरत है। क्या सही है, क्या गलत, तू इतना नहीं समझ सकती। हमारे बीच अब बात करने को कुछ नहीं बचा। तू अपने उन 24 मिलियन को मेरे लिए हर्जाना समझ ले। तेरा मुझे जाने देना असल में खुद को आजाद करना ही है इस झूठे प्यार से डायन। चेन थोड़ी देर रुकी और उसकी आंखें सुबह के उस तारे की तरह एकदम काली पड़ गई थी। तो तू मुझसे प्यार नहीं करना चाहता ना। क्या तू एक बार कोशिश भी नहीं करना चाहता। इस दुनिया में प्यार से भी ज्यादा जरूरी बहुत सी तगड़ी चीजें होती हैं। हर बात में इस प्यार का घुसना जरूरी नहीं है। कोई भी इंसान सिर्फ प्यार मिलने से ही पूरी तरह से मुकम्मल बिल्कुल नहीं हो जाता। चेन, तू खुद पर इतना भारी घमंड करती है। तेरा नाम चेन है और तू इतने ऊंचे रुतबे पर बैठी है। तू इस सिस्टम को बदलने के लिए बहुत से कड़क और तगड़े काम कर सकती है। सच
तू देश की किस्मत बदल सकती है और लोगों को एक शानदार जिंदगी दे सकती है। इनमें से कौन सा काम प्यार से ज्यादा मायने नहीं रखता। मुझे बस तेरा प्यार चाहिए। चल घर चलते हैं मोमो, मैं नहीं रह सकती अब। चेन के अपनी बकवास खत्म करने के बाद पास में छिपे उस गुंडे ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में ठूस दिया। मोमो, मैं भी सच में तेरे साथ ये सब खौफनाक भसड़ बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ यार। तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ इसी तरह तुझे पास कैद रख सकती हूँ। तेरे बिना मेरी जिंदगी झंड होगी और मैं पूरी पागल हो जाऊंगी मोमो। मुझे छोड़कर जाने के अलावा तू जो मांगेगा मैं तुझे सब कुछ दूंगी। अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता तो चलेगा, भले ही तू मुझसे नफरत करे या फिर घिन करे, मुझे मंजूर है। बस मुझे इस तरह इग्नोर करके बेइज्जती मत कर। जैसे ही गाड़ी तान हुआ अपार्टमेंट के पास से गुजरी जहां मैं रहता था, मुझे अचानक लगा कि यह भसड़ और ज्यादा खौफनाक हो रही है। मैंने अपने गुस्से को दबाया और मेरी आवाज एकदम नरम पड़ गई। चेन, थोड़ा चिल मार और शांत हो जा। मैं बहुत शांत हूँ। मैं आज से पहले कभी भी इतनी शांत नहीं थी मेरे मोमो। बाहर तेज बारिश हो रही है। मुझे घर जाकर देखना है कि दादी ने कपड़े अंदर लिए या नहीं। क्या तू मुझे वापस तान हुआ अपार्टमेंट तक छोड़ सकती है? मैं नौकरानी भेज दूंगी ताकि वो तेरी दादी की कपड़े अंदर लाने में मदद कर दे। मोमो, मुझे मंजूर है कि तू मुझसे नफरत करे। तू मुझसे नफरत क्यों नहीं करता है? तू मुझसे जी भर के नफरत कर सकता है। तू मुझे गालियां दे, पीट ले या कुछ खंजर मार ले। अगर तुझे ये पूरा चेन खानदान भी चाहिए तो मैं खुशी से सब तुझे सौंप दूंगी मोमो। उस डायन की आंखों में मुझे पाने का खौफनाक पागलपन आसमान छू रहा था। मैंने अपने होंठ दबा लिए और फिर आगे एक भी शब्द नहीं बोला मैंने। वो गाड़ी शहर के बाहर बने उस आलीशान विला के बगीचे की तरफ तेजी से दौड़ रही थी। वहां एक बंजर जमीन को साफ करके उसमें गजब के सेब और गुलाब लगाए गए थे। चेन की लुक्खों ने मुझे विला के अंदर घसीटा और पलंग से जंजीरों में जकड़ दिया। कमरे में एकदम घुप अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि वो पागल डायन एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी। ये क्या भसड़ है यार? मेरी आंखें फटी रह गईं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदी इस लेवल की सनकी हो सकती है। मैंने घबराकर कहा, चेन की, थोड़ा चिल मार, एकदम शांत हो जा मेरी जान। मेरे साथ ऐसा कुछ भी फालतू कांड मत कर, ठीक है? वो नंगी होकर मेरे पलंग पर चढ़ गई और मेरे चेहरे को कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग का दही हो चुका था। वो मौत तक मेरे साथ चिपकने की सनक दिखा रही थी और बोली, इसी एक तरीके से मैं तुझे हमेशा अपने पास रख सकती हूँ। हम कल ही अपनी शादी रजिस्टर करेंगे। मेरी तो वाट लग गई और मैं एकदम टूटकर पीछे गिरा और अपने दोनों हाथों को किसी तरह पलंग पर टिका लिया। मैं खुद को बचाने के लिए खिसकते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा और बोला, अगर तू सच में मुझसे सच्चा वाला प्यार करती है तो मेरी थोड़ी इज्जत भी कर। चेन की, तूने खुद ही कहा था कि तू एक मौका चाहती है, ठीक है? लेकिन अभी तक मैंने तेरा प्रपोजल माना भी नहीं और तुझे इतनी भयंकर वाली जल्दी है। इस घटिया हरकत से तू कोई अच्छी बंदी नहीं बन जाएगी। तूने ही कहा था ना कि मैं तुझे सही तरीके से प्यार करना सिखाऊं। तो सुन, मुझे अभी शांति से जाने दे और मेरे मन की बात मान। तेरी इस नीच हरकत से मुझे सीधे उस खौफनाक रात की याद आ जाएगी जब मेरी वाट लगी थी। कपड़े फटने की भयानक आवाज बिल्कुल नहीं रुकी। उसने कहा, डेढ़ शाणे, तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुझे ढील दे दूं ताकि तू मौका मिलते ही पतली गली से निकल ले? मोमो, यही एक रास्ता है तुझे हमेशा अपना बनाकर रखने का। कल हमारी पक्की शादी होगी। मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि मेरी आंख कब और कैसे लग गई। जब मेरी नींद खुली तो बाहर पूरा सवेरा हो चुका था। मेरा पूरा जिस्म भयंकर दर्द से टूट रहा था और उस डायन के दांतों के निशान थे। एक गर्म हाथ ने मुझे कसकर पकड़ा था। वो मेरे बगल में सुकून से अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाकर घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी काली आंखें खुली और सीधे मेरी तरफ घूरने लगी। मैंने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे वापस खींचकर बाहों में जकड़ लिया और बोली, क्या कल्टी मारने की सोच रहा है? चल चुपचाप चलकर हमारी शादी रजिस्टर करवाएं। मेरी तो पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मैं यहाँ से भागता भी कैसे? मेरे पास तो जरूरी कागज ही नहीं है और मेरी दादी तुझे कभी भी मेरे वो कागजात नहीं देने वाली है। चेन की अपने लंबे बालों को उंगली पर घुमाते हुए मुझे एकदम खौफनाक नजरों से घूरने लगी और बोली, कल जब नौकरानी सफाई करने के लिए आई थी तो वो शानी नौकरानी चुपचाप तेरे घर के वो जरूरी कागजात और तेरा आईडी कार्ड चुरा कर ले आई थी। अब हम दोनों पूरी जिंदगी के लिए एक साथ मजे मारेंगे। ये सुनकर मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने उसकी तरफ अपनी पीठ घुमा ली और बोला, देख, हमारा तो कॉलेज खत्म होने के बाद ही साथ शादी करके सेटल होने का प्लान था। तू मेरे कॉलेज एग्जाम्स का कबाड़ा तो बिल्कुल नहीं करेगी। तुझे जो भी कांड करना था वो तू पहले ही कर चुकी है। अब तू जबरदस्ती करके मेरी जान लेगी क्या? चेन की ने दिमाग दौड़ाया और डिसाइड किया कि वो मुझे अब और ज्यादा परेशान नहीं करेगी। फिर वो बोली, मेरा मोमो एकदम सही कह रहा है, ये तो डन है। तो फिर ये फाइनल है कि हम अपना कॉलेज खत्म होने के बाद ही सीधा शादी रजिस्टर करेंगे। अच्छा ये बता, नाश्ते में क्या खाएगा? मैं नौकरानी से तेरी पसंद का कुछ कड़क बनवाऊंगी। मेरी नजर सामने खिड़की पर टिकी थी जहां से थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी और मेरी आंखों से आंसू बहकर सीधा तकिए को गीला कर रहे थे। रोशनी मेरे सामने थी, लेकिन पनौती ऐसी लगी थी कि मैं उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। बस एक पल में ही मैंने बहुत सी बातें सोच डाली, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी औकात 2 कौड़ी की थी। मुझे उन छपरी गुंडों ने निशाना बनाया और पूरे 5 साल तक तड़पाया और पावर ना होने के कारण ही आज मेरी ये हालत है कि आज उस चुड़ैल ने मुझे इस अंधेरी गुफा में कैद कर रखा है जहां धूप नहीं आती और एक ही झटके में मुझे सारा खेल समझ आया। जिसे सच में मरना चाहिए वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। दूसरों की घटिया हरकतों की सजा मैं खुद को नहीं दूंगा, चाहे वॉट लग जाए, पर मैं भौकाल मचाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी एकदम कड़क तरीके से जीऊंगा। मैंने पीछे मुड़कर उस डायन की तरफ देखा और बोला, जा मेरे लिए डम्पलिंग्स बनवा। मैं कल ईरेन से मिलने वाला था। तुझे तो पता ही है कि उस बेचारी ईरेन को डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे अंदर ये अचानक आया। बदलाव देखकर वो चौंक गई। उसे लगा था कि मैं खाना छोड़कर बवाल काटूंगा। ईरेन बेचारी लंबे समय से उस पागल खाने में कैदियों की तरह बंद पड़ी है और उसकी खराब हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ये बड़ा लोचा है।
उसके घरवालों को उसे बचाने में घंटा दिलचस्पी नहीं है। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए मैं मजबूर हूं। तू बता, क्या एक पागल इंसान फिर से नॉर्मल होकर एकदम ठीक हो सकता है? मैंने खुद से आगे बढ़कर अपना हाथ चेन की के नंगे कंधे पर एकदम कसकर रख दिया और मेरी यह हरकत देखते ही उस पागल बंदी की खौफनाक आंखों में अचानक से अलग चमक आ गई। उसका सारा गुस्सा और सख्त रवैया तुरंत मोम की तरह पिघल गया। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि मेरे दिमाग में कोई बड़ी भसड़ पक रही है, फिर भी वो एकदम खुशी से पागल हो गई थी। बस मुझे खुश देखने के लिए वो कोई भी कांड करने को तैयार थी। उसने एकदम प्यार से मेरे चेहरे को सहलाया और बोली कि मैं ही रेन के इलाज के लिए दुनिया के सबसे तगड़े डॉक्टर को बुलाऊंगी। वो बस 1 साल में एकदम कड़क हो जाएगी। वो छपरी सन परिवार तो अपनी खुद की बेटी को घास भी नहीं डालता, क्या मैं उनका पूरा गेम बजा दूं? मैंने कहा, छोड़ दे वो सन परिवार का लफड़ा, ये रेन को खुद ही संभालने दे। मुझे तो बस अभी के अभी डम्पलिंग्स खाने हैं। बस थोड़ी ही देर में दरवाजे पर गर्मा गर्म डम्पलिंग्स आ गए। क्योंकि मैंने उसे पकाने का कोई एक तरीका नहीं बताया था, इसलिए उस नौकरानी ने भाप वाले तले हुए और उबले हुए हर तरह के डम्पलिंग्स बनाए। मैंने उस डायन का चेहरा देखा तो मेरे गले से एक निवाला तक नीचे नहीं उतरा। बस 2-3 तले हुए डम्पलिंग्स खाकर मैंने हाथ पीछे खींच लिए, रुक गया। वो बोली, आज के बाद से तू मेरे साथ ही रहेगा। मैंने सुशी लैंग्वेज स्कूल के एक टीचर को तान हुआ अपार्टमेंट में तेरी दादी के पास भेज दिया। उन्होंने बता दिया है कि हॉस्टल नया बन गया है, इसलिए तू अब से स्कूल में ही रुकेगा। जब तूने अपने आप ही सब डिसाइड कर लिया तो मुझसे क्यों पूछ रही है? मैडम चेन, आपके पास तो इतना अंधा पैसा और पावर है, तो क्या आपको डर लग रहा है कि आप अकेले मुझ पर नजर नहीं रख पाएंगी? वो बोली, मोमो, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं पकाने वाली। बस मुझे डर है कि अगर मेरी नजर हटी तो तू तुरंत खिसक लेगा। मैं वादा करती हूँ कि शादी से पहले मैं तुझे छूंगी तक नहीं। चल एक और खा ले। मैंने उस डायन को घूरा और बोला, अब मैं घंटा कुछ नहीं खा सकता, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और तान हुआ अपार्टमेंट वापस भी जाना है, क्योंकि मेरी सारी किताबें और नोट्स वहीं पड़े हैं। वो बोली, मैंने नौकरानी को बोलकर सब कुछ यहीं मंगवा लिया है। वो कॉपी भी, जिसे मैंने उस दिन गुस्से में बुरी तरह कुचला था ना, मैंने किसी से उसे एकदम अच्छे से ठीक करवा दिया है। फिर चेन की दरवाजे से सारा सामान ले आई। मैंने अपना सामान पकड़ा और चुपचाप बालकनी वाली डेस्क पर जाकर अपना होमवर्क करने लगा था। तो अब मेरे दिमाग में बस एक ही टारगेट था, हानचिंग यूनिवर्सिटी। एक इंसान को हमेशा एकदम रद्दी हालात में रहकर भी अपने फायदे की चीजों पर ध्यान लगाना ही पड़ता है, तभी वो जिंदा बचता है, वरना उसका गेम बजना पक्का है ना? मैंने पूरा दिन बस पढ़ाई की और लंच के नाम पर सिर्फ ब्रेड के 2-3 छोटे टुकड़े चबाकर अपना पेट भर लिया, क्योंकि मैं उस डायन चेन की के साथ एक कमरे में 2 मिनट भी और नहीं बिताना चाहता था। मेरा एकदम से दिमाग का दही हो गया। दोपहर के करीब 3 बजे उस पूरे विला को काले कपड़े पहने उन गुंडों ने चारों तरफ से एकदम घेर लिया था और ऊंची दीवारों पर तो लोहे की जालियां लगवा दी थीं। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मुझे भागने से रोकने के लिए उस डायन ने अपना पूरा सिस्टम हिला दिया था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। उसमें सू स्यू किंग का एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, मोमो, मैं आज तुझे ढूंढने आई थी, पर पता चला कि तू वहां से खिसक चुका है। तू अभी कहाँ है? मैं आ रही हूँ। मैंने तुरंत रिप्लाई किया कि मैं अभी चेन के साथ उसके शहर के बाहर वाले विला में फंसा हुआ हूँ और मैंने हान चेंग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भी पक्का भर दिया है। सत्यानाश, मैं अब तेरे पास ही आ रहा हूँ। हमेशा के लिए। मैंने सिर उठाकर घर के अंदर देखा तो वो बिस्तर से टिककर अपना ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। कंप्यूटर पर अपनी कंपनी का सारा लोचा सुलझा रही थी। मैंने होंठ दबाए और बहुत देर तक सोचता रहा, पर फिर भी मैं उस कमरे के अंदर चला ही गया, बिना डरे भिड़। मैंने पूछा, क्या मैं सू स्यू किंग को यहाँ मिलने के लिए बुला सकता हूँ? ये सुनकर उसने तुरंत अपना कंप्यूटर किनारे फेंका और खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर सीधा मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में एक कड़क स्माइल चमक रही थी। वो प्यार से बोली कि बिल्कुल बुला सकते हो तुम, बस इस जगह को अपना ही घर समझो, कोई फालतू लोड मत लेना। नुओ नुओ। मैं उसकी उन भड़कती हुई नजरों को महसूस कर सकता था। मैंने अपने दूसरे हाथ से उसे खुद से दूर धकेलने की पूरी कोशिश की और कहा, पहले छोड़ मुझे। उसने थोड़ा सा जोर लगाया और मुझे एकदम कसकर अपने सीने से लगा लिया। कतई जहरबंदी है यार। वो बिल्कुल किसी लालची बिल्ली की तरह बर्ताव कर रही थी, मानो मुझे पूरा निगल जाना चाहती हो, एकदम हार्ड, और हमेशा के लिए मेरी ही होकर रहना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे उस लड़की को अपना एड्रेस भेजने दो। उसके छोड़ते ही मैं वहां से चुपचाप कल्टी मार गया और पढ़ाई करने सीधा बालकनी आ गया। शाम 5 बजे वो बंदी स्नैक्स के 2 बड़े बैग लेकर वहां पहुंच गई। फिर हम दोनों लिविंग रूम में बैठकर पुरानी बातें याद करते हुए चिल मारने लगे। एकदम एक नंबर वाइब थी। और हमने मसालेदार आलू चिप्स का पैकेट फाड़ा। बाहर आसमान में हल्का गुलाबी रंग छा गया था और मेन गेट भी पूरी तरह से खुला हुआ था। क्या ही रापचिक मौसम था। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उस लड़की के बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखें थोड़ी उदास हो गईं और वो बोली कि अब मेरा एंट्रेंस एग्जाम देने का कोई मूड नहीं है। ये सुनकर मेरा सिस्टम हैंग हो गया और मैं झटके से सब समझ गया। मैंने पूछा, क्या मेरी वजह से ऐसा कर रही हो? तो वो बोली, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि मेरी वजह से तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो। उसने जवाब दिया कि ये तुम्हारे कारण नहीं है। यार, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं हमेशा उनकी एक मासूम और खुशहाल बेटी बनकर अपनी चिल जिंदगी जीऊं, लेकिन इंसान को कभी ना कभी तो बड़ा होना ही पड़ता है। पहले मुझे भी लगता था कि अपने माँ बाप की परी बने रहना मस्त है, पर दुनिया की ये भसड़ देखकर मैं समझ गई कि अब मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ेंगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, लेकिन मैं पहले एकदम फट्टू इंसान हुआ करती थी। अगर लीन आई, ये बस मुझे घूर कर ही देख लेती थी तो डर के मारे मेरे पैर कांपने लगते थे और हवा टाइट हो जाती थी। ये तो तुम्हें इतनी बहादुरी से लड़ते हुए देखकर इस लड़की के अंदर हिम्मत आ गई। सच में भिड़ू, पापा के इस पूरे बिजनेस को कभी ना कभी तो किसी वारिस की जरूरत पड़ेगी ही ना। पहले पापा का प्लान था कि मेरी शादी किसी ऐसे घर जमाई से करवाएं जो पूरा बिजनेस अकेले संभाले।
उनका कहना था कि 22 साल तक वो मुझे अपनी रानी बना के रखेंगे और फिर मेरा पति जिंदगी भर मेरे नखरे उठाएगा। पर इस दुनिया में मेरे पापा जैसा कोई भी अच्छा मर्द ढूंढना बहुत ही भारी काम है। किसी का भी सच्चा प्यार एक पल में बदल सकता है। बस अपने आप को बेहतर बनाना ही असली चीज है। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने पापा की कंपनी संभालूंगी और अपने पूरे ग्रुप को आसमान की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना सिस्टम फाड़ दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर बहुत ही खुशी से मुस्कुराया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम पक्का कर लोगी। वांगकिन अभी भी हानचेंग यूनिवर्सिटी जाने का प्लान बना रहा है और यांग झाओ फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंच गया। अगर वो इस बार कोई अच्छी रैंकिंग ले आता है तो अगले साल होने वाले विंटर ओलंपिक्स में भी मजे से हिस्सा ले सकेगा। कुछ दिन पहले मैं अपनी दोस्त यी रेन से भी मिलने के लिए गया था। अब उसकी दिमागी हालत में काफी सुधार आ गया है। यार, तुमने मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था तो मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बंदी इतनी पागल निकलेगी। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। सीढ़ियों के ऊपर एक काली परछाई खड़ी थी जो हमें ही घूर रही थी। उसे देखकर सुस्यू किंग अपनी चिढ़ नहीं छुपा पाई और आंखें घुमा ली। वो सोफे से टिक गई और उसने चेंची को मिडिल फिंगर दिखा दी फुल टशन। चेंची ने अपने हाथ बांध लिए और अपना आधा शरीर दीवार से टिका लिया। मेरे बगल में बैठी वो लड़की उस डायन की आंखों में पूरी तरह खटक रही थी। उस शातिर लड़की ने जल्दी ही इस लफड़े को खत्म करने का एक कड़क जुगाड़ सोच लिया। उसने फोन से यांग आओ को एक सीक्रेट मैसेज भेजा कि सिक्सिंग ग्रुप का बड़ा बेटा चेन यिंग, जिन 29 साल का है और अभी तक कुंवारा है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है। वो आदमियों और औरतों दोनों का शौकीन है और दिन भर क्लब्स में रहता है। या फिर उसकी किसी फेमस फीमेल आइडल के साथ होने की अफवाह उड़ती है, या वो किसी सिंगर के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसे अपने रुतबे वाली कोई भी अमीर औरत पसंद ही नहीं आती। तुम कोई भी ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे वो एक्सयू परिवार की इस बेटी पर पूरी तरह लट्टू हो जाए। किसी हाल में इसकी शादी उससे करवा दो। उसने कहा, मैडम, अगर आपने ऐसा किया तो मिस्टर वांग बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो बोली, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो उसे कैसे कुछ पता चलेगा यार। इसके बाद उस शातिर औरत ने अपने फोन की स्क्रीन बंद की और पूरी चैट हिस्ट्री को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। वो लड़की रात के 9 बजे तक वहीं रुकी रही और फिर चली गई। वो डायन बस ऊपर से खड़े होकर हम दोनों को रात 9 बजे तक बातें करते हुए देखती रही। फिर अचानक दालान की बत्ती बुझ गई और वो अंधेरे में छुप गई। पूरी तरह से एक मनहूस परछाई की तरह वो मुझे घूर रही थी और बोली कि हमारी शादी से पहले मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी, तुम आराम से सो, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में सो जाऊंगी। दरवाजा बंद कर दिया गया और मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया। यार, मैं पूरी तरह हैरान और भारी उलझन में था। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं दिमागी तौर पर उस चीज के लिए भी तैयार था जो कल रात मेरे साथ हुई थी। अभी रात के 9 ही बजे थे तो मैं बालकनी जाके पढ़ाई करने लगा और आधी रात तक पढ़ता रहा। कमरे का वो खुफिया कैमरा हमेशा दरवाजे के कोने की तरफ घुमा रहता था ताकि मैं बिना किसी टेंशन के आराम से सो सकूं। भिड़ू बसंत का आखिरी मौसम अब जा चुका था और पलक झपकते ही गर्मियों की शुरुआत होने वाली थी। वक्त कैसे हवा हो जाता है पता नहीं चलता यार। टाइम सच में बहुत तेजी से भाग रहा था और अब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी एकदम सिर पर आ चुका था। मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी कम की और फुल दिमागी तैयारी शुरू कर दी। इन दिनों हालांकि मैं और वो डायन दोनों ही सियो सिटी के बाहर बने उस शानदार विला में एक साथ रह रहे थे, पर सुबह के नाश्ते पर एक दूसरे की मनहूस शक्ल देखने के अलावा हम दिन भर साथ नहीं होते थे।